ओम नमो हिंद देशाय नमो भारत संस्कृते। बिहार में सत्ता पलट या सत्ता परिवर्तन पूरा हो गया है। कई जगह ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या बिहार में सत्ता के इस अनायास परिवर्तन में पीएफआई का हाथ है? आप सरप्राइज करेंगे कि पीएफआई ही सत्ता परिवर्तन करा सकती है। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिहार में सत्ता का परिवर्तन अवश्यंभावी था और ये अटकलें काफी दिनों से लग रही थी। इसकी सूचना भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी थी और केंद्र सरकार को भी थी। फिर क्या वजह हुई कि उन्होंने नीतीश को मनाने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की, या क्या फिर नीतीश रोकने से मानने वाले नहीं थे? क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण इतना स्मूथ हुआ, न जाने वाले को कोई गम, और जहां जा रहे हैं वहां उत्साह का माहौल, जो जा रहा है उसमें भी, उसी पार्टी में भी उत्साह का माहौल। इन सब का विश्लेषण अगर किया जाए तो हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाएं, बल्कि कुछ महीनों से हो रही घटनाएं, ये इशारा कर रही थी कि ऐसा कुछ बहुत जल्दी से हो जाएगा। वैसे तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में ही नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं थे, और उनके खुश न होने की वजह ये थी कि उनकी पार्टी सिकुड़कर 43 सीटों वाली एक पार्टी बन गई थी। और भारतीय जनता पार्टी, जो अभी तक छोटे भाई की भूमिका में बिहार में रहती थी, पहली बार बड़ा भाई बन गए और उनकी 77 विधायक विधानसभा में पहुंचे और जनता दल यू के 43 विधायक पहुंचे। और वहीं पर आरजेडी ने भाजपा से भी एक दो सीटें ज्यादा जीती। और फाइनल जो टैली हुई थी उसमें तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता हैं और लालू यादव के पुत्र हैं, वो 7-8 सीट के मार्जिन से सरकार बनाने से रह गए। आप इसका अगर विश्लेषण करें, जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा गया कि एक वर्ग विशेष ने थोक के भाव में वोट दिए और उसके लिए बिल्कुल अभियान चलाया गया और बिल्कुल मुस्तैदी से जुटे रहे कि योगी सरकार को हटाना है। ठीक इसी तरीके से बिहार में भी हुआ था। उस समय उनको जेडीयू से मोह नहीं था, क्योंकि जेडीयू से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनको भाजपा को सत्ता से हटाना था। इसलिए पूरा जोर लगा दिया गया, तेजस्वी की पार्टी में पूरा वजन डाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत थोड़े से मार्जिन से तेजस्वी यादव सत्ता से चूक गए। इसके बाद में लोगों ने सोचा, बताया गया कि क्या किया जाए, कैसे सत्ता में वापसी की जाए। इनका दौर चलता रहा और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि सीटें किसी की भी कम हो ज्यादा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और उस वायदे के अनुसार उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे नीतीश कुमार मना नहीं कर सके, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना उनकी आदत है, उनकी फितरत है, और बिना मुख्यमंत्री रहे बने वह रह नहीं सकते। ये तो नीतीश कुमार की बात होगी। अब जब 77 विधायकों वाली पार्टी ने नीतीश कुमार को नेता बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया, तो स्वाभाविक था कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो नीतीश को स्वीकार नहीं थे, भाजपा ने किए। जैसे 2 मुख्यमंत्री बनाए, और वो भी सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, जातीय संतुलन को बनाते हुए रखे। विधानसभा अध्यक्ष अपना रखा, और विधानसभा अध्यक्ष से तो नीतीश कुमार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, कई बार तो विधानसभा में ही उनकी नोक-झोंक हो जाती थी। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व में भी वो ज्यादा बड़ी भूमिका चाहते थे, 2 मंत्री चाहते थे, वो भाजपा ने नहीं माना, एक ही मंत्री पद उनको दिया गया। और बिहार में जिस तरह से भाजपा ने काम शुरू किया, उसमें एक नया एंगल शामिल हो गया था, और वो नया एंगल ये था, सुशील मोदी रहित बिहार की सरकार नीतीश कुमार की। अब तक नीतीश कुमार के साथ और भाजपा और नीतीश कुमार में पुल की भूमिका निभाते आई सुशील मोदी भाजपा के बिहार में सबसे बड़े नेता थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस चीज से इनकार नहीं करेंगे कि सुशील मोदी के रहते हुए भाजपा का विस्तार
बिहार में नहीं हो रहा था, और ये हर पार्टी ऐसा करेगी कि वो नए सिरे से अपनी व्यवस्थाओं का आकलन करे और नई व्यवस्थाएं बनाए। इसलिए सुशील मोदी को परिदृश्य से हटाया गया, उनको राज्यसभा में लाया गया और पूरी तरह से नए चेहरे लाए गए और जातीय संतुलन को उठाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। एक और बात है अंदर खाने की कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करते करते विधानसभा चुनाव पे भी फोकस करना शुरू किया, और इससे जनता दल यू में भी बहुत सुगबुगाहट थी। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि जो इनके केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, उनकी नजदीकियां भाजपा से बहुत हो गई, जो इनको बहुत नागवार गुजरा था। ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से सुलझाई जा सकती थी, सामंजस्य बैठाया जा सकता था, और ये कोई भी नई चीजें नहीं थी कि जब 43 विधायकों के साथ कोई आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसे 77 विधायकों वाली पार्टी के कुछ चीजें सहनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये बहुत स्वाभाविक था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में आया वो तब आया जब रोजा अफ्तार की दावत जो रबड़ी देवी ने दी हुई थी, और उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें नीतीश कुमार भी गए, और उस बैठक में ऐसा बताया जाता है कि पीएफआई के जो संरक्षक हैं बिहार में, जो शुभचिंतक हैं, जो उनको प्रश्रय देते हैं, वो भी उस रोजा अफ्तार में शामिल हुए थे, और उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम किया। और इसके बाद में फिर रोजा अफ्तार की दावत नीतीश कुमार के यहाँ दी गई, जिसमें तेजस्वी यादव और रबड़ी देवी भी शामिल हुए, और आमने सामने बैठकर 2 बार में इनकी बातचीत हुई, काफी चीजें फाइनल हो गई। और उसी समय से ये माना जाने लगा था कि अंदर खाने में कुछ पक रहा है और नीतीश कुमार जल्दी ही पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार को कहा जाता है पलटू राम का उपाधि तो लालू यादव ने दी थी, से पलटी मारने में माहिर है, और उनको नाग भी कहा था कि वो हर 2 साल में कीचड़ बदलते हैं। 2 साल भी पूरा होने वाला था, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन उसी समय एक और ऐसा पड़ाव आया जब अग्निवीर भर्ती के विरोध में बहुत प्रदर्शन हुए, देश में कई जगह हुए, लेकिन बिहार में सर्वाधिक प्रदर्शन हुए, बहुत ही प्रखर, मुखर और हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। उसमें रेलवे की संपत्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, और भाजपा के कार्यालयों को में भी आग लगा दी गई, जला दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे, उनका कोई बयान नहीं आया, उन्होंने अपील भी नहीं की युवकों से कि आप प्रदर्शन ना करें, बात करेंगे या कुछ होगा, कुछ भी नहीं कहा। एक और घटना यहाँ पर होती है, और वह घटना यह है कि बिहार में कई जगह स्टेशनों में आग लगाते, रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाते, आग लगाते हुए कई ऐसे लोग देखे गए जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि मुख्य मीडिया ने उनको बहुत तवज्जो नहीं दिया। वो ऐसे लोग थे जो अग्निवीर बनने लायक थे नहीं, ओवर एज थे, और वो अराजक तत्व थे। कौन अराजक तत्व थे, पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की, और पुलिस ये जानकर भी क्या करती, पुलिस ने तो अग्निवीरों के इस प्रदर्शन में कहीं भी कोई भूमिका नहीं निभाई, कहीं किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। जो भी संपत्ति की और अन्य चीजों की बर्बादी हो रही थी उसको होने दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग नीतीश कुमार के पास है। ये यहाँ से भी एक दरार पड़ी, और इन जो वीडियो वायरल हुए, इन वीडियो के माध्यम से केंद्रीय खुफिया एजेंसी सतर्क हो रही थी, और इसके आधार पर वो फुलवारी शरीफ में जो छापे पड़े, पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट निकला, विजन मिशन 2047, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से 25 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाएगा, यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। ये पता चला, और ये खुफिया एजेंसियों को ये पता उसी समय से चला जब अग्निवीर भर्ती के जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें से कई चीजें सामने आई। अब उन कड़ियों को हम जोड़ते हैं। ये सब कुछ ऐसे इलाकों में हो रहा था जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, और स्वाभाविक है मुस्लिम माहौल इलाकों में ही हो सकता था ये। वहां पर दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर, ट्रेनर को लाकर, उनको हथियार चलाने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ऐसा एक जगह नहीं कई जगह हो रहा था। और इस तरह के कई वीडियो, पुराने वीडियो उपलब्ध हैं सोशल मीडिया में, लेकिन बिहार पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या भला है। बल्कि हद तो तब हो गई जब पटना के एसएसपी ने कहा कि ये उसी तरह का है जैसे आरएसएस की शाखाओं में ये अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, उसी तरह ये भी सिखाते हैं।
बहुत सामान्य रूप में लिया गया, बहुत सामान्य घटना के रूप में लिया गया। भाजपा ने इसका विरोध किया, बहुत खराब लगने वाली बात है, सामान्य जनमानस को भी बहुत खराब लगा। लेकिन भाजपा की मांग के बाद भी नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस एसएसपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो बात जेडीयू की होगी। जेडीयू के विधायकों में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अगर पीएफआई से न सही तो कम से कम पीएफआई के जो शुभचिंतक हैं बिहार में, संरक्षक हैं, उनसे बहुत ही मधुर संबंध है। और पीएफआई के इसी तरह के जो शुभचिंतक और संरक्षक हैं उनके आरजेडी में भी संबंध है, और बल्कि आरजेडी में तो संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा है कि पिछले चुनाव में एआईएमआई के ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनके 5 विधायक जीते भी थे। और रिजल्ट निकलने के बाद उन्होंने तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए अपने विधायकों का खुला समर्थन दे दिया था। ये बात अलग है कि बाद में उनके कई विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, और ये सारे विधायक इस तरह के हैं जो बिल्कुल फायर ब्रांड हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक हैं और जो हमेशा इस तरह की चिंगारी लगाकर ही चुनाव जीतने वाले हैं। ऐसे लोग ने आरजेडी में भी ऐसा माहौल बनाया, और उस माहौल का ही परिणाम था कि आरजेडी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि अगर पीएफआई के कैंप में, ट्रेनिंग सेंटर्स में अस्त्र चलाने की शिक्षा दी जा रही है तो उसमें बुरा क्या है? आरएसएस भी तो यही करता है, ये तो सेम चीज हो गई। और बात यही नहीं रुकी, आरजेडी के एक नेता ने तो यहां तक कहा, जब उनसे पूछा गया कि अरे भाई तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करें 2047 में, तो उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, भाजपा और आरएसएस के लोग भी इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और अगर कोई वो लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, आप जैसा करोगे वैसा वो लोग भी कहेंगे। लेकिन इन बातों को बहुत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन वोटों की राजनीति ऐसी है, उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह ने किया एमवाई फैक्टर का, लालू यादव ने वही बिहार में किया, और इस सब इसलिए उत्तर प्रदेश की स्थिति भी विस्फोटक हो रही थी 2017 तक, और बिहार में भी विस्फोटक होती रही है। इवन नीतीश कुमार के रहने के बाद भी उस स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ, आज भी स्थिति उतनी ही विस्फोटक है। भाजपा ने उनके साथ सरकार बनाई, कुछ कारणों से बनाई होगी, क्योंकि शायद उनके पास कोई ऐसी लीडरशिप बिहार में नहीं थी कि जो अपने आप स्वतंत्र रूप से भाजपा को सत्ता में ला सके, इसलिए शायद उनको एक बैसाखी की जरूरत थी। ये जब गठबंधन टूट गया और वो राज्यपाल से मिलके सरकार बनाने का दोबारा दावा भी करा, देखिए कितनी बच्चों जैसे खेल की बात है कि मुख्यमंत्री जाता है, राज्यपाल को इस्तीफा दे देता है, 2 घंटे बाद फिर जाता है, कई दलों के समर्थन का पत्र देता है कि भाई हम लोग को शपथ दिला दीजिए, और उस समय आके जो प्रेस से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जब लोगों ने पूछा कि भाई आपके छोड़ने का कारण क्या है, तो उन्होंने ये कहने से गुरेज नहीं किया कि भाजपा समाज में भेदभाव पैदा कर रही है और ये हिंदू मुस्लिम की भावना आ रही है और ऐसा हो रहा है, ये हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप समझ सकते हैं। इसका लिंक भी आप पीएफआई ट्रेनिंग कैंप, उनकी जो चीजें हो रही थी, इन सब से जोड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पीएफआई क्यों इस गठबंधन को तोड़ने के पीछे पड़ी थी। उसका पहला कारण तो यह है कि पीएफआई हो या कोई भी सामान्य कट्टरपंथी मुसलमान, हम हर मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मुसलमान तो वाकई बहुत अच्छे हैं, उन मुसलमानों को हम छोड़ दें तो ज्यादातर कट्टरपंथी मुसलमान भाजपा और मोदी को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते, और जिस दिन से मोदी आए हैं उनके विरोध में माहौल पूरी तरीके से भारत में बनाया जा रहा है। और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एजेंसियों को लगाया जाता है, फंडिंग की जाती है विदेशों से। आपने शाहीन बाग में देखा, किसान आंदोलन में देखा, हाथरस कांड में देखा, जहां कहीं भी इस तरह की सिचुएशन आती है वहां पे ऐसा किया जाता है। और बिहार तो वो जगह है कि नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में जहां पे बम प्लांट किए गए थे और बहुत बड़ा हादसा होने से बचा था, और दोबारा जब वो पटना विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, उस समय भी कई आतंकवादी पकड़े गए, और उसमें निश्चित रूप से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का इनपुट था। तो ये कुल मिला के चीजें बिहार में ऐसी हो गई हैं जिसमें बिहार का एक भाग भाजपा के पक्ष में है और दूसरा भाजपा के विरोध में है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में राजनीतिक दलों में लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान उसके नेता हैं और उनके चाचा, उनको छोड़कर सारे राजनीतिक दल भाजपा के विरोध में हैं। और जो भाजपा के विरोध में है वो पीएफआई के समर्थन में, हम ये नहीं कह रहे हैं,
लेकिन पीएफआई का उनसे कोई विरोध नहीं और पीएफआई उनसे संतुष्ट है। और इस जो नई सरकार बनने जा रही है, इस सरकार में 164 विधायकों का समर्थन है नीतीश कुमार को, और उसमें 7 दल हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, माले और गाले और सारे जितने भी ऐसी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं। कोई भी पार्टी छूटी नहीं है और एआईएमआईएम का भी समर्थन उनको मिला, एक विधायक शायद उनके पास बचा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली सरकार का स्वरूप क्या है। और पीएफआई जैसे दूसरे संगठन जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाकर तोड़ना चाहते हैं, और आए दिन कोई ना कोई विध्वंसकारी घटनाएं होती हैं, और जैसा माहौल देश में चल रहा है, सरकार से जुदा और तमाम ड्रामा चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में इन संगठनों ने पूरी दम लगा दी थी कि बिहार में हम ये काम करके दिखा देंगे। इसमें पीएफआई का सीधा रोल भले ही ना हो, लेकिन पृष्ठभूमि में पीएफआई, उसके संरक्षक, उनके शुभचिंतकों की बनाई हुई भूमिका है, उनका गढ़ा हुआ मायाजाल है। और यही राजनीतिक इस्लाम की खूबी है कि वह सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। जब तक उनका काम रुका होता है, उनको काम बनाना होता है, वो आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही वो खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपना काम कर सकते हैं, उस सीढ़ी को फेंक देंगे, सांप लगा देंगे। लेकिन तेजस्वी हों या नीतीश कुमार हों, मुलायम सिंह हों, लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ सीढ़ी के खेल में सीढ़ी तो जाएगी जाएगी, ये ये हमेशा के लिए दोस्त नहीं, हमेशा के लिए उनका वोट बैंक नहीं। तो इसलिए पीएफआई का ये रिलेशन है। और इस अंक में यहीं तक, फिर किसी बर्निंग टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।